इस वीडियो में बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या होता है। अब आप ये मानो कि एक सरफेस है x और एक सरफेस है y, है ना। कोई भी एक सरफेस है x और एक सरफेस है y, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। अब पहले x में से 5 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है x में से 5 और y में से पास हो रही है 8। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स x का होगा वो कम होगा क्योंकि उसमें से कम फील्ड लाइंस जा रही हैं, और y का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से जो पास होती हैं उसके प्रोपोर्शनल होती है। कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि वो उसके इक्वल होता है, फ्लक्स कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के इक्वल है। तो वो उनसे जब मैं पूछता हूँ ये एग्जांपल देके 5 और 8 वाला, तो वो बोलते हैं कि x का फ्लक्स 5 है और y का फ्लक्स 8 है। गलत है। फ्लक्स 5 और 8 नहीं है, फ्लक्स 5 के प्रोपोर्शनल है x का, और y का फ्लक्स 8 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है बात, प्रोपोर्शनलिटी है सिर्फ, है ना। हम ये बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, पर एग्जैक्ट कितना है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिन के नहीं बता सकते। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मैग्नीट्यूड हमेशा अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उस सरफेस के एरिया के प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हम सरफेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इससे हम निकाल सकते हैं। और दूसरी बात कि हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मान लो कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप उस सरफेस का कंपोनेंट लो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये आ जाएगा फ्लक्स। तो ये दोनों तरीके से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। फ्लक्स का जो सिंबल होता है, साइन होता है ना, वो ये होता है फाई। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो है E डॉट A, और ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो इसमें E क्या है, इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड है और A है एरिया वेक्टर। और जब ये डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो ये E A cos थीटा आ जाता है। ठीक ना। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, एरिया वेक्टर तो होता नहीं है। तो बेटा यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर अगर तुम्हें देखना है तो तुम उस सरफेस की तरफ देखो। जैसे तुम अपनी लैपटॉप स्क्रीन का एरिया वेक्टर देखो, तो आप लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखो, ऑब्जर्वर आप हो, और आप इमेजिन करो एक ऐसा वेक्टर जो कि लैपटॉप की स्क्रीन से निकल के परपेंडिकुलरली निकल के आ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है ना। ये तो वेक्टर एरिया वेक्टर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड होगा उस सरफेस का एरिया, यानी आपके लैपटॉप का एरिया वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड उसके स्क्रीन के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर की तरफ निकल के आता है, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है एरिया वेक्टर का वो सरफेस के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, और फ्लक्स का यूनिट जो है उसको विलियम वेबर के नाम पे दिया गया है, वेबर। अब जो ये फर्स्ट मैंने एक केस दिखाया है, फर्स्ट डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में आप देखो कि E और A जो है वो पैरेलल हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, देखो कहाँ पर है मैं बताता हूँ, ये ऑब्जर्वर है। तो एरिया वेक्टर ऑब्जर्वर की तरफ आएगा बाहर, और E भी बाहर आ रहा है, तो E और A में एंगल 0 है, तो फ्लक्स हो गया डायरेक्ट E इंटू A, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब जो है, अब आता है सेकंड केस।
सेकंड केस में ई और ए में कुछ एंगल है थीटा। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ई का कंपोनेंट ले लेना है ए पे। तो ये एरिया वेक्टर है ना, इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो ई कॉस थीटा। अब इनका नॉर्मल प्रोडक्ट कर दो, है ना, वेक्टर्स तो है नहीं है, तो अब डायरेक्ट आप ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट एरिया से मल्टीप्लाई किया जो कंपोनेंट उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और तीसरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या करा है कि अगर ये सरफेस हरे वाले सरफेस का एरिया ए है, तो हमने इसका एक कंपोनेंट ले लिया ए कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आपको दिख रहा होगा ये हरा वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने इसका वो कंपोनेंट ले लिया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स हो गया ई इंटू ए कॉस थीटा। आगे समझ, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन आगे। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में वही चीज़ है कि ई और डी एस के एंगल के बीच में एंगल थीटा है और फ्लक्स हो गया ई डी एस कॉस थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब पूरी फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर पूरी फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। और अगर फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलल है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो फील्ड है, तो ये सरफेस के पैरेलल है, तो सोचो ना कि ये क्रॉस थोड़ी करके जा रही है सरफेस को, ये तो पैरेलल है, तो इसका मतलब फ्लक्स 0 है। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ई और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 0 होता है। अब फ्लक्स का एक साइन कन्वेंशन होता है, वो साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि आउटकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनगोइंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। ध्यान रखना, वो मैं बताता हूँ कैसे। बेटा देखो, ये जो ऑब्जर्वर है, ये आपको दिख रहा है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर को फ्लक्स बाहर आता हुआ दिख रहा है ना, आगे से देख रहा है, और एरिया वेक्टर भी ऑब्जर्वर की तरफ ही आता है। तो ई और ए में एंगल इस ऑब्जर्वर के लिए 0 डिग्री हो गया, तो ये cos 0 को 1 बोलेगा +1, तो इसके लिए फ्लक्स पॉजिटिव है। और क्योंकि इसके लिए फ्लक्स बाहर आ रहा है तो ये बोलेगा कि आउटकमिंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। पर अगर ऑब्जर्वर घूम के पीछे आ गया, ये देखो पीछे आ गया, अब एरिया वेक्टर हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ आता है, तो वो तो इसकी तरफ ही आ रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसी है वैसी ही है ना, वो तो आगे ही है। तो ई और ए में अब एंगल हो गया 180 और cos 180 -1 होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आउटकमिंग फ्लक्स इज पॉजिटिव, बाहर आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव, और इनगोइंग फ्लक्स इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, फ्लक्स की और बातें करेंगे। थैंक यू।